भारत में परंपरागत ऋतु में मैं आपका ये तो जानते ही है, फिर भी आप सभी का इस क्लास में हम नए क्लास में स्वागत करते हैं। ऋतु में आपको पता ही है भारतीय कैलेंडर है और ग्रेगोरियन कैलेंडर मतलब अंग्रेज का, सीधा ठेठ में समझिए अंग्रेज का। और ये भारतीय वसंत ऋतु चैत से वैशाख, अंग्रेजी में मार्च से अप्रैल, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु जेठ से आषाढ़, अंग्रेजी में मई से जून। वर्षा श्रावण और भाद्र यानी सावन और भादो, जुलाई अगस्त। शरद आश्विन कार्तिक सितंबर अक्टूबर। हेमंत में मार्गशीर्ष, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अगस्त, और पौष नवंबर दिसंबर, और शिशिर मार्च और फागुन जनवरी फरवरी। हमारे गांव के जो बुजुर्ग लोग होंगे नहीं पढ़े लिखे होंगे लेकिन उनको ये जरूर याद होगा, ठीक है। वर्षा ऋतु सब लोग कैसे गांव में अभी अनुमान लगाते हैं कि वर्षा बूढ़ा हो गया, कैसे गांव के लोग अनुमान लगा देते हैं कि अब वर्षा नहीं होगा, दूसरे ऋतु प्रवेश करना, पता है आप लोगों को कैसे? कुछ नहीं जानती हो। एक कवि का कविताएं है, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, फूले काश सकल मई छाई। जब काश देखे हो, काश का पौधा लंबा लंबा तो उसमें उजला जैसा फूल निकल जाता है। जब वो फूल निकल गया तो ये मान लेना ये वर्षा अब नहीं होगा, लेकिन औसत वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से वो अवृद्ध हो चुका। कुछ नहीं पढ़ी है तो गांव का बुजुर्ग लोग बता देता है वर्षा नहीं होता, क्योंकि काश क्या हो गया, खुला गया। चलो तो ये है आपका, ये याद जरूर रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में समान क्वेश्चन भी आपके लिए टिपिकल बन जाता है, इसलिए कि आपको पता नहीं। जैसे वो बोली नहीं, इधर बोली चैत वैशाख खत्म हो गया, वो बोली चैत से शुरुआत, तो एग्जाम में क्या हो जाएगी बोल। समान क्वेश्चन भी आपको जटिल नजर आएगा, इसलिए जटिल नजर आएगा क्योंकि आपको नहीं पता। तो आप इसको जरूर याद रखेंगे कि वसंत ऋतु कहाँ, क्योंकि एग्जाम में किसी भी एग्जाम में वही चीज पूछता है जो आपके जीवन से जुड़ा होता है, और समान चीज लंबा लंबा लाइन रहता है लिखा हुआ, उसी में आप फांस उसके तैयार रहता कुछ नहीं। अब जैसे मान लीजिए जलवायु पहले पढ़े होंगे या बनाते होंगे प्रीवियस ईयर का, तो आपको टिपिकल बुझाता होगा क्या पूछा है, कहाँ से पूछा। लेकिन जब पढ़ लिए होंगे तो आपको पता है वायु दाब उच्चावाच क्या ITCZ में खिसकेगा तो कोइनस बल लगेगा, 3-4 बातें हैं। सूर्य का उत्तरायण होना, दक्षिणायन होना, उधर उत्तरायण होगा तो निम्न वायुदाब इधर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में उच्च, जब दक्षिणायन होगा तो उत्तरी गोलार्ध में उच्च वायुदाब और दक्षिणी गोलार्ध में निम्न वायुदाब। पवने इधर उधर तिब्बत का पठार में धरातलीय पवने और क्षोभ मंडल, मेडागास्कर में भी धरातलीय पवने और क्षोभ मंडल में। इतने तो बात था, इससे ज्यादा था क्या ये बता दो, इससे ज्यादा कुछ था? तो चलो इसको लिखो। चलिए शीत ऋतु में नवंबर से फरवरी समानता माना जाएगा। वायुमंडलीय कारक यानी शीत ऋतु भारत में क्यों आता है? शीत ऋतु में ठंडा, ओला, कोहरा, शीत पवनें क्यों चलती है, क्या कारण है? तो पहला, सूर्य का दक्षिणायन होना एवं ITCZ का गंगा द्रोणी 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से खिसककर कहाँ दक्षिण की ओर पुनः खिसकना प्रारंभ हो जाता है, पहला कारण हो गया। दूसरा, कैस्पियन सागर एवं तुर्कमेनिस्तान मतलब पश्चिम एशिया हुआ, और तिब्बत मध्य एशिया के क्षेत्र में है। तिब्बत कहाँ हो गया? मध्य एशिया क्षेत्र में। कैस्पियन सागर एवं तुर्कमेनिस्तान
नहीं लिखते हैं, पश्चिम एवं मध्य एशिया लिखते हैं ना, तो ये है कैस्पियन सागर। इसलिए बार बार बीपीएससी कैस्पियन सागर को पूछता। कैस्पियन सागर एवं तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें किधर पर रहा? भारत की ओर। समुद्र का समकारी प्रभाव से दूर, समुद्र से दूर है ना, तो वहाँ पता समकारी प्रभाव नहीं पड़ना या दूर का मतलब हुआ वहाँ पता चल जाता है कि शीत ऋतु होगा। लेकिन अगर आप समुद्र के किनारे जाइएगा, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सब में पता नहीं चलेगा कि ठंडा आया कि वर्षा हुआ। क्लियर हो गया ना? तो समुद्र से दूर है इसलिए पता चलता है कि ऋतुओं का, यानी उस क्षेत्र में ठंडा आ गया, फिर अब वर्षा आएगा, गर्मी आएगी। भूमध्य सागर से उत्पन्न चक्रवात को भारत की ओर कौन उन्मुख करता है? पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ठीक है। और भूमध्य सागर में व्यापारिक पवनें से मिलकर भारत की ओर दक्षिण पश्चिमी पवनें के रूप में प्रवाहित कौन करता है? कुछ नहीं, पूर्वी जेट स्ट्रीम ऊपर से आता है मेडागास्कर द्वीप के पास से नीचे, और किससे मिलता है? व्यापारी पवनें से तो मिल जाता, वहाँ से पूर्वी जेट स्ट्रीम अपने साथ धरातलीय पवने के रूप में दक्षिण पश्चिमी मानसून को कहाँ प्रवेश कराता है? भारत में। नहीं बताया कहानी, उसने सब वहाँ मुड़ी हिला रही है, कभी उसने देखी होगी। और बंगाल की खाड़ी, ये कारण है, इतना कारण है जो भारत में शीत ऋतु आता है। और शीत ऋतु में घटनाएं होती है, चाहे वर्षा हो, चाहे ओला पड़ना, कोहरा पड़ना, शीतलहर आना, ये सभी कारण जो इसके लिए सभी कारण कौन है? ये। अब वायुदाब, शीत ऋतु में वायुदाब का क्षेत्र हम लोग देखें, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत मतलब उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान में क्षीण उच्च वायुदाब का विकास होता है। क्यों? इसका क्या कारण है? शीत ऋतु में उत्तर भारत में या उत्तरी मैदान में उच्च वायुदाब का विकास होता है। इसका क्या कारण है? कारण है सूर्य का दक्षिणायन होना। मतलब सूर्य का दक्षिणायन का अर्थ हुआ सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है, लंबवत। क्लियर हो गया? अब आओ दक्षिण भारत में आते हैं, तो निम्न वायुदाब का विकास होता है। इसका क्या कारण है? दक्षिण भारत में निम्न वायुदाब का विकास का क्या कारण है? तो उत्तर पश्चिम भारत, ही है उत्तर पश्चिम भारत का एरिया, ठीक है। 1019 मिलीबार समभार रेखा गुजरती है। पूछेगा 1019 मिलीबार समभार रेखा किस क्षेत्र में भारत में गुजरती है? या पूछेगा उत्तर पश्चिम भारत क्षेत्र में गुजरने वाली समभार रेखाएं क्या मानोगे? 1019। क्लियर हो गया इस क्षेत्र में। अब आप सुदूर दक्षिण का मतलब क्या होता है? सुदूर दक्षिण में दो राज्य आते हैं, केरल और तमिलनाडु को सुदूर दक्षिण कहते हैं, ठीक है। सुदूर दक्षिण, और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सब राज्य दक्षिण भारत में, यानी दक्षिण भारत में ही सुदूर दक्षिण है। सुदूर दक्षिण में दक्षिण भारत नहीं है, दक्षिण भारत में सुदूर दक्षिण। सुदूर दक्षिण का मतलब होता है केरल और तमिलनाडु राज्य, उसको सुदूर दक्षिण कहेंगे। तो सुदूर दक्षिण भारत में कौन सा समभार रेखाएं गुजरती है? 1013। तो पूछेगा कि सुदूर दक्षिण भारत में गुजरने वाली समभार रेखाएं क्या मानोगे? पूछेगा समभार रेखाएं का, किस समभार रेखाएं का मान अधिक है? उत्तर भारत में गुजरने वाली या दक्षिण भारत में? उत्तर भारत 19 है, 1019, इसका 1013 है। क्लियर हुआ? तो दक्षिण भारत में निम्न वायुदाब का विकास जो होता है उसका क्या कारण है दक्षिण भारत में? तो पहला कि उत्तर पश्चिम भारत में 1019 मिलीबार रेखाएं और सुदूर दक्षिण में 1013, ये दोनों रेखाएं जो गुजरती है समभार रेखाएं, इसीलिए दक्षिण भारत में कैसा वायुदाब? निम्न वायुदाब का विकास होता। क्लियर हो गया? चलो देखो, शीत ऋतु में ठंडी, ठंडा किधर अधिक ठंडा होता है? उत्तर भारत के क्षेत्र में। उत्तर भारत के क्षेत्र में भी हम बाढ़ दिया है,
उत्तर भारत के क्षेत्र में ठंडा क्यों होता है शीत ऋतु में? तो पहला है कि समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर, और समुद्र का विषमकारी प्रभाव से दूर मतलब समुद्र का विषमकारी प्रभाव, मतलब इन दोनों का मतलब महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करता है। मतलब महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव का मतलब देश के अंदर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो वायुमंडल है, जो तापमान, उसका अनुभव हो गया। क्लियर हो गया ना, पता चल जाएगा। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान मतलब उत्तर पश्चिम भारत में पाला एवं कोहरा पड़ता है। क्यों? ठंडा के दिन में, शीत ऋतु में उत्तर भारत में के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन तीनों का मतलब हो गया उत्तर पश्चिम भारत में क्या पड़ता है? पाला एवं कोहरा। इसका क्या कारण है? तो समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर, इसका उल्टा मतलब समुद्र का विषमकारी प्रभाव। कभी लिख देगा ई, ना लिख के ई लिख देगा कि समुद्र का विषमकारी प्रभाव है, तो मतलब समझ जाना कि कह रहा है समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर। इसका मतलब महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करना। शीतलहर, शीतलहर कहाँ कहाँ पड़ता है? उत्तर भारत में शीत ऋतु में तो निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियाँ के पास। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियाँ कौन हुआ? शिवालिक श्रेणी और लघु मध्य भाग है। शिवालिक श्रेणी जिसको कहते हैं सबसे बाहरी भाग, उसको बोलते हैं निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियाँ। क्या कारण है वहाँ पे शीतलहर का? तो हिमपात होता है। ठीक है। अगला, उत्तरी भारत में भी शीतलहर पड़ता है। उत्तरी भारत में क्यों? तो कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें। यानी कहने का मतलब फाइनली उत्तर भारत में अत्यधिक ठंडा पड़ता है। इसका क्या कारण है? समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर। दूसरा, समुद्र के विषमकारी प्रभाव पड़ना, दूर हुआ तो पड़ना हो जाएगा। तीसरा, महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव। चौथा, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियाँ। पांचवा, कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें। पांचों कारण जो है उत्तर भारत में क्या कराता है? अत्यधिक ठंड। लेकिन अगर शीतलहर पूछेगा तो मानना हिमालय के श्रेणी के पास और उत्तरी भारत में। पूछेगा पाला एवं कोहरा किधर पड़ता है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान पूरा पड़ता है। अब शीत ऋतु नहीं का अनुभव, यानी शीत ऋतु का कोई अनुभव नहीं होता। तो प्राय कहाँ कहाँ? प्रायद्वीपीय भारत, पश्चिम एवं पूर्वी तट, पश्चिमी घाटी पहाड़ी का तापमान कम होता है, हमेशा ध्यान रखना। कारण क्या है? समुद्र के निकट है और भूमध्य सागर के निकट होना। क्लियर हो गया ना? इसलिए इधर शीत ऋतु का अनुभव ही नहीं होता कि कितना ठंडा है, कितना क्या है। क्लियर हो गया? चलो लिखो। शीत ऋतु में पवने की प्रवाह की दिशा, मतलब किस ओर से किस ओर बहती है, उसको बोलते हैं प्रवाह की दिशा शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु में पवने हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, और गर्मी ऋतु में पवने हमेशा मास्टर है हंस गया सर। कोई ऋतु हो, पवने उच्च से निम्न होगा। वायुमंडलीय कारक में उच्च से निम्न होगा। भले भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, पवने की दिशा हमेशा उच्च से निम्न। तो उस उच्च और निम्न जो है वायुमंडलीय अवधारणा है। तो वायुमंडलीय अवधारणा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमेशा उच्च से निम्न होगा, चाहे ऋतु कोई भी हो। हाँ, क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, शीत ऋतु या वर्षा ऋतु या गर्मी ऋतु में। मतलब कि गर्मी ऋतु में पवने भी निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब से निम्न, लेकिन गर्मी ऋतु में निम्न वायुदाब किधर हो जाता है? हिंद महासागर क्षेत्र में दृढ़ होता है। सॉरी, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब किधर हो जाता है? गंगा घाटी क्षेत्र में। ये होता है ना गर्मी ऋतु में। लेकिन शीत ऋतु में क्या हुआ? उच्च वायुदाब उत्तर पश्चिम भारत में और निम्न वायुदाब हिंद महासागर में। गर्मी ऋतु में यहाँ हो जाएगा उच्च वायुदाब, यहाँ हो जाएगा क्षेत्र में सिर्फ परिवर्तन होगा। क्लियर हो गया? लेकिन वायुमंडलीय कारक हमेशा पवने के लिए चाहे ऋतु कोई भी हो, उच्च से निम्न की हो।
क्लियर हो गया ना। तो शीत ऋतु में पवने उच्च से निम्न की ओर, उच्च किधर होता है शीत ऋतु में, निम्न किधर होता है, और गर्मी के दिनों में उच्च किधर होगा, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर ये पेटी, और निम्न किधर होगा, उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत या मध्य गंगा घाटी या गंगा द्रोणी 20 डिग्री से 25 डिग्री होती है, चांद बताए थे ना, क्लियर हो गया। चलो, भू आकृति के कारण हमेशा हमने बताया कि पवने की दिशा परिवर्तन भू आकृति से होता है। जैसे कल या परसों ये कही थी कि सर वर्षा वाला जो है अभी कौन वर्ष में कितना कहाँ होगा, वो तो हमेशा जितना पहले हो रहा था उतना ही होगा, क्योंकि वर्षा हो या पवने की दिशा हो वो हमेशा भू आकृति से नियंत्रित होता है, भू आकृति से नियंत्रित होता है। जैसा वहाँ मिलेगा, पठार मिलेगा, समतल मैदान मिलेगा, या पर्वत मिलेगा, या नदी मिलेगा, सागर मिलेगा, उसी को बोलते हैं भू आकृति। तो भू आकृति के कारण उसका दिशा परिवर्तन होता है पवने का। वर्षा भी भू आकृति से होता है, जहाँ उसको पवन विमुखी ढाल मिलेगा वहाँ वर्षा कराएगा, जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ नहीं कराएगा, जहाँ वृष्टि छाया नहीं होगा वहाँ वर्षा कराएगा, जहाँ वृष्टि छाया होगा वहाँ वर्षा नहीं कराएगा, बताए थे ना भू आकृति। तो भू आकृति के कारण दिशा में परिवर्तन होता है। तो गंगा घाटी में मतलब बिहार में, अब समझ जाओ, गंगा घाटी ये है बिहार यूपी का क्षेत्र। तो बिहार में पूछ देगा कि शीत ऋतु में पवने की प्रवाह की दिशा किधर से किधर, तो मानना पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा मतलब पश्चिम बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश के मुहाना, जहाँ बंगाल की खाड़ी जो भारत के सटा हुआ है, बांग्लादेश के से सटा हुआ या भारत से सटा हुआ है, तो वहाँ पे पवन की दिशा शीत ऋतु में कैसा हो जाता है, उत्तरी दिशा हो जाता है, इधर सीधे, आप समझ जाओ, क्लियर है। पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात उत्पत्ति कहाँ होता है, पूर्वी भूमध्य सागर। एटलस में देख लेगा पूर्वी भूमध्य सागर कहाँ है, प्रवाह की दिशा पूरब की ओर। पश्चिमी पूर्वी भूमध्य सागर भारत से बहुत नीचे है उधर से, प्रवाह उसका होता है पूरब की ओर, लेकिन वो व्यापारिक पवने के उधर चलते रहता है वो भारत में प्रवेश कहाँ करता है, उत्तर पश्चिम, कितना घूमता है, एटलस में देख लेगा कि पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात को उत्पत्ति का केंद्र है पूर्वी भूमध्य सागर, प्रवाह की दिशा पूरब की ओर, और भारत में जो प्रवेश करता है उत्तर पश्चिम भाग से, यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये सब एरिया जो है। पवन का स्वरूप यानी ठंडे के दिनों में शीत ऋतु में पवन का रूप कैसा होता है, तो पवन ठंडी पवनें चलती है, देखते होंगे, शीत लहर रहता है उसमें, नहीं रहता है, और पाला और कोहरा, यही है शीत ऋतु में पवने का क्या है, स्वरूप है, रूप है। ऐसा नहीं मानना दक्षिणी पश्चिमी मानसून शीत ऋतु में, ठीक है। चलो लिखो, चलिए, शीत ऋतु में सामान्यतः वर्षा नहीं होता है भारत के अधिकांश क्षेत्रों में, लेकिन वर्षा नहीं होता और वर्षा होता भी है तो कहाँ कहाँ होता है, ये दो चीज़ पढ़ना है। तो शीत ऋतु में भारत में अधिकांश भारत में वर्षा क्या होता है, नहीं होता है। इसका क्या कारण है, पहला कारण शीतकालीन मानसून पवने स्थल से, और पश्चिमी मानसून पवने समुद्र से स्थल के उल्टा, सीधा याद रखना। शीतकालीन मानसून पवने में नमी की मात्रा, दक्षिण पश्चिमी मानसून की पवने में नमी की मात्रा अधिक हो जाएगी, ठीक है। स्थल पर घर्षण के कारण, स्थल पे ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है, स्थल पर जब घर्षण के कारण शीतकालीन पवने का तापमान क्या हो जाता है, जब क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून में तापमान कम रहता है, जो वर्षा ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ना, तापमान कम रहता है, क्योंकि उसको कहीं स्थल मिलता ही नहीं है। समुद्र में तो स्थल है नहीं, जब स्थल नहीं मिलता तो उसका तापमान बढ़ता नहीं है, तो आर्द्रता अधिक रहता, तो पानी भारत में बारिश करा देता है। और जो ही भारत में स्थल क्षेत्र में इन करता है तो समुद्र से दूरी बढ़ते जाता है, और स्थल क्षेत्र में उसको घर्षण मिलते जाता है, तो वर्षा बूढ़ा होते जाता है।
क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कैसे वर्षा होता है। तो स्थल पर घर्षण के कारण शीतकालीन पगने का तापमान क्या हो जाता है, स्थल नहीं है वहाँ से कहाँ चलता है, कैस्पियन सागर के स्थान से चलता है, तो स्थल है, भारत में भी स्थल है। तो तापमान बढ़ जाती है जिससे वर्षा की संभावना क्या हो जाता है, क्लियर हो गया। अब अपवाद स्वरूप वर्षा होता है, मतलब वर्षा तो शीतकाल में नहीं होता भारत का अधिकांश, लेकिन होता है। यह अपवाद स्वरूप का मतलब होता है कि होता है कहाँ कहाँ, उत्तर पश्चिम भारत में, मतलब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे वर्षा होता है। तो वर्षा का माध्यम क्या है इस समय में, भूमध्य सागर का शीतोष्ण, पूछेगा कि भूमध्य सागर का शीतोष्ण कटिबंध से वर्षा भारत के किस क्षेत्र में होता है, क्या मानोगे, क्लियर हो गया। हिमालय क्षेत्र में हिमपात वर्षा, मैदानी क्षेत्र में यही जो चक्रवात है, ये भूमध्य सागरीय शीतोष्ण कटिबंध जो चक्रवात है, ये मैदानी क्षेत्र में किधर से, पश्चिम से क्या हो जाता है, ये घटती है इसका, क्योंकि चल किधर से रहा, उधर से पश्चिम से पूरा यूं आएगा, घटते जाएगा पवन यानी वर्षा की मात्रा। तो दिल्ली में कितना 53 मिली, ठीक है। और पंजाब बिहार में 18 से 25, याद रखना पंजाब बिहार में कितना होता है शीतकाल में वर्षा, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र में जो पर्वत है उस भाग में छोटा मोटा जो भी है, उस पर्वतीय क्षेत्र में ये वर्षा की मात्रा किधर से किधर घटती है, उत्तर से दक्षिण की ओर। चलिए लिखिए इसको, शीत ऋतु में वर्षा, शीत ऋतु में वर्षा हम लोग आते हैं। तो इधर बता दिए थे उत्तर भारत में। अब आगे बढ़ते हैं कि वर्षा और कहाँ होता है शीत ऋतु में। मध्य भारत में मध्य भाग और दक्षिण प्रायद्वीपीय, दक्षिण प्रायद्वीप के उत्तरी भाग, दक्षिण प्रायद्वीप के उत्तरी भाग क्या हुआ, दक्षिण प्रायद्वीप के उत्तरी भाग का मतलब हुआ उनको झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। मध्य प्रदेश में, मध्य भाग में हो गया MP। उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग हो गया अरुणाचल प्रदेश और असम। वहाँ पे वर्षा की मात्रा कितना है, 25 से 50 है, ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून, इसी में शीतकाल में ही उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून अक्टूबर से नवंबर में आता है। तो बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प को गर्म करता है और कैसा वर्षा कराता है, झंझावती वर्षा। तो झंझावती वर्षा का संबंध किस मानसून से है, किस ऋतु से है, कहाँ कराता है, तमिलनाडु में, दक्षिण आंध्र प्रदेश में, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक में, दक्षिणी पूर्वी केरल में। सबसे अधिक कहाँ कराता है, तमिलनाडु में। कई बार बोल रहे हैं कहाँ कराता है। तो ये था आपका क्या, शीत ऋतु। अब अगला ग्रीष्म ऋतु देखो, चलिए ग्रीष्म ऋतु अब आते हैं। शीत ऋतु हमने पढ़ लिया था, गर्मी कैसे आता है भारत में, इसके लिए क्या कौन कौन कारण जिम्मेवार हैं, कौन कौन तत्व जिम्मेवार है, कौन कौन अवधारणाएं, कौन कौन सिद्धांत जिम्मेवार भारत में गर्मी ऋतु आने के लिए। ये गर्मी ऋतु है ना। पहला है कि भारत में मार्च से जून के मध्य सूर्य किधर हो जाता है, लंबवत किरणें, सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरायण होना, मतलब ये सूर्य है कर्क रेखा पर की ओर विस्थापन, कर्क रेखा पर आ रहा। विस्थापन का मतलब है दक्षिण में आता सूर्य, मकर से कर्क की ओर विस्थापन, कर्क की ओर विस्थापन का अर्थ हुआ मकर से कर्क की ओर जाना। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया विस्थापन से, ठीक है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भारत के उत्तरी मैदान से किधर, हिमालय पर्वत की ओर, बता दिए थे पहले। और प्रायद्वीपीय भाग पर समुद्र का, और शीत ऋतु में प्रायद्वीपीय भाग का विषमकारी प्रभाव दूर रहना, समझ से बताया था ना। ठीक उल्टा हो जाएगा,
इसमें क्या समझना था? तो समताप रेखाएं के भी कारण है कि भारत का कटिबंधीय रूप में, अब कटिबंध क्षेत्र के आधार पर देखो, इसको समझोगे। भारत का कटिबंधीय रूप में जनवरी का समताप रेखा एक है, एक इसको जनवरी का समताप रेखा जो है भारत के कटिबंध को दो भागों में बांटता है। पूछेगा कि जनवरी का समताप रेखा का मान कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस। जो 18 डिग्री सेल्सियस है ये भारत का विभाजन करता है दो भागों में, उष्ण कटिबंधीय और भारत है ना उष्ण और उपोष्ण। तो ये है जनवरी का समताप रेखा 18 डिग्री सेल्सियस, ये भारत को दो भागों में बांटता है। क्लियर हो गया? अब भारत के तटीय भागों में तट जो है, पश्चिमी तट, पूर्वी तट जो भी है, तट समताप रेखा तट के समानांतर उत्तर दिशा में फैली हुई है। तट के समानांतर किधर फैला हुआ है? उत्तर दिशा में। कौन? समतापीय ये तट है ना, पूर्वी और ये पश्चिमी, उत्तर दिशा में फैला हुआ समानांतर, मतलब तट से उत्तर दिशा। ये है ये जो है समताप रेखा। तट के समानांतर है ना, हाँ तट के समानांतर है, किधर है फैला हुआ? उत्तर दिशा में। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जिस तरह से जनवरी का समताप रेखा जो 18 डिग्री सेल्सियस, इसका प्रभाव यह है कि भारत को दो भागों में बांटता है, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। उसी प्रकार तट समताप रेखा जो है उसका क्या प्रभाव है? जो तट के समानांतर उत्तर दिशा में फैला हुआ है, इसका प्रभाव यह पड़ता है कि तापमान उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर नहीं जाता, ना बढ़ता, तटों की ओर बढ़ता है। ऐसा नहीं कि उत्तर से सीधा इधर नहीं, ऐसे ताप है, तापमान ऐसे बढ़ता है, सीधा नहीं, सीधा हो गया दक्षिण भाग तट की ओर। क्लियर हो गया? तापमान बढ़ता है। ये क्लियर हुआ? इस समताप रेखा का प्रभाव क्या पड़ा कि जो तापमान है उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत की ओर नहीं, बल्कि उत्तरी भारत से तट की ओर। ये तट यहाँ गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, ऐसे बढ़ रहा है, ना कि सीधे। क्लियर हो गया? दक्षिण भारत की ओर। चलो लिखो। ग्रीष्म ऋतु में तापमान, इस बार बिहार में तापमान अधिक रहा, तो ये जरूर नोट कर लोगे अभी क्वेश्चन के रूप में कि किस तिथि को, किस माह के किस तिथि को बिहार में तापमान सबसे अधिक रहा। इस बार बीपीएससी में पूछेगा। और बिहार में मानसून किस तिथि को प्रवेश किया, ये दो गो जी के याद रखना है इस बार, क्योंकि इस बार बिहार में तापमान बहुत था, है ना। तो किस तिथि का सबसे अधिक उच्चतम रहा और किस तिथि को मानसून प्रवेश, ये दो गो रखेगा लिख के। और ताकि जब मानसून प्रवेश कर जाएगा, तापमान कम हो जाएगा, तो जीके हम लोग उसको कर लेंगे। चलो, तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान में हम लोग देखते हैं उत्तर भारत का तापमान दक्षिण भारत की तुलना में हमेशा अधिक होता है। कारण क्या है? सूर्य का उत्तर भारत में तापमान अधिक है, इसका कारण क्या है? सूर्य का कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त दर। भारत का अधिकांश भागों में तापमान, यानी उत्तर भारत का औसत तापमान कितना होता है? अधिकांश भागों में 30 डिग्री से 32 डिग्री, लेकिन कहीं कहीं बढ़ जाता है। देखो कहाँ बढ़ा। भारत का सबसे गर्म स्थान गिरियावली कहाँ पड़ता है? बीकानेर, राजस्थान में। अब देखो उत्तर भारत का अधिकांश भागों में तापमान 30 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन कहीं बढ़ जाता है। जैसे उत्तर पश्चिम भारत, राजस्थान में कितना, और इस बार बिहार 48 भी पहुंच गया था, यानी बिहार में भी मरुस्थल जैसा स्थिति हो गया था ना। गुजरात एवं एमपी कितना, और दक्कन का पठार बिहार में अधिकतम यहाँ पहुंच गया था इस बार, पता है ना, 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। तो लेकिन उसको फिर से देख लेना है ताकि फिर याद रहे। दक्षिण भारत का तापमान क्या होता है? मृदु यानी कम। कारण क्या है? समुद्र का समकालीन प्रभाव।
और दक्षिण भारत में औसत न्यूनतम दैनिक तापमान कितना होता है? 26 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर हो गया ना? क्यों होता है? तो पश्चिमी घाट का सबसे कम तापमान होता है 36 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पश्चिमी घाट का कम होने का क्या कारण है? अगर दक्षिण भारत में सबसे कम तापमान पूछेगा तो किस क्षेत्र में? दक्षिण भारत का औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 26 से कहाँ पहुँच 32 तक भी हो सकता है दक्षिण भारत में। लेकिन पूछेगा कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों में सबसे कम तापमान कहाँ है? पश्चिमी घाट में 26 डिग्री सेल्सियस। कम का कारण क्योंकि पश्चिमी घाट ऊंचाई है। और दक्षिण भारत में तापमान कितना? पूछेगा दक्षिण भारत में तापमान कितना? तो 36 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री। औसत न्यूनतम दैनिक तापमान पूछेगा दक्षिण भारत का तो 26 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पश्चिमी घाट के आधार पर लिया गया। क्लियर है यहाँ तक? चलो लिखो जल्दी। हम लोग आते हैं ग्रीष्म ऋतु में, वायुदाब एवं पगड़े में। तो ग्रीष्म ऋतु में निम्न वायुदाब की लंबायन एवं मानसून द्रोणी का विस्तार, वायुदाब का ये रूप होता है। ग्रीष्म ऋतु में निम्न वायुदाब की लंबायन होना, लंबायमान होना एवं मानसून द्रोणी का विस्तार होना। कैसे समझ लो? निम्न वायुदाब पट्टी यहाँ बनता है, पहले भूमध्य सागर के ऊपर में बनता है, फिर किसी के भारत में कहाँ बनता है? यहाँ पे देखो विस्तार हो रहा है। इधर भी निम्न वायुदाब का क्षेत्र विस्तार हो रहा है, इधर भी निम्न वायुदाब क्षेत्र ही है। छत्तीसगढ़ में भी निम्न वायुदाब क्षेत्र है और पटना के क्षेत्र में भी निम्न वायुदाब विकास हो गया इधर से। अब मानसून द्रोणी जानते हैं कि गंगा के मैदान में होता है ना, 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका भी देखो विस्तार, हार्मोर स्तंभ, पटना और समझ गया नहीं लाइन का? क्लियर हो गया? तो निम्न वायुदाब की लंबायन होना एवं मानसून द्रोणी विस्तार उत्तर पश्चिम भारत में कहाँ पे? पूरब में कहाँ पे? पटना में। दक्षिण पूरब में कहाँ पे? क्लियर हो गया? अब पगने दक्षिण, इस समय की पगने में दक्षिण पश्चिमी मानसून पगने नाम सुना होगा। इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पगने की दिशा दक्षिण पश्चिम होता है। कहाँ कहाँ पे? पश्चिमी तट पर और क्लियर हो गया? पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इसकी दिशा होता है। दिशा ये भी है दिशा ही। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा पूरब और दक्षिणी पूरब होता है। कहाँ कहाँ पे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून पगने की दिशा पूरब और दक्षिण पूरब होता है। कहाँ कहाँ पे? उत्तरी बंगाल और बिहार में। याद रखना है, बिहार यूपीएससी। वर्षा, इस समय में वर्षा कौन मानसून से? वर्षा का दक्षिण पश्चिमी मानसून का स्वरूप कैसा है? आर्द्र पगने है, आर्द्रता उसमें अधिक है। आर्द्र पगने दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्लियर हो गया ना? चलिए लिखिए जल्दी। ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं बहती है वो हवाएं कैसा होता है? गर्म एवं शुष्क हवा। ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं बहती है वो गर्म कैसा होता है? गर्म एवं शुष्क होता है। कौन कौन है? तो लू का नाम सुना होगा। लू का प्रकृति यानी रूप कैसा होता है? शुष्क है, गर्म है और गिरादायक। लू पर आता है। प्रवाह का क्षेत्र लू कहाँ कहाँ चलता है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और बिहार में भी लू चलता है। ध्यान रखना। लू की तीव्रता सबसे अधिक कहाँ होता है? दिल्ली से पटना के बीच। दिल्ली से पटना के बीच लू की तीव्रता सबसे अधिक होता है। कैसे दृष्टिकोण से याद रखोगे? लू की तीव्रता सबसे अधिक कहाँ होता है? दिल्ली से पटना के बीच। अब आते हैं काल बैसाखी। ये क्या है? इसका प्रकृति क्या है? रूप क्या है? तो शाम को चलने वाली पवने हैं। काल बैसाखी शाम को चलने वाली पवने हैं। ये कैसा होता है? भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवने जो शाम को वर्षा आता है गर्मी के दिन में, समझ जाना काल बैसाखी। इसका खास करके वो पश्चिम बंगाल और असम में, तो बिहार में भी प्रभाव पड़ता है हल्का फुल्का। माह कौन सा माह में? बैसाख में। इसका स्थानीय नाम क्या है? काल बैसाखी। स्थानीय नाम है इसका काल बैसाखी, ना कि वायुमंडलीय नाम है। प्रवाह का क्षेत्र पश्चिम बंगाल और असम। फसल कौन सा? और असम में काल बैसाखी को क्या कहा गया है? वरदानी छीरा कहा जाता है। पूछेगा
असम में काल बैसाखी को किस नाम से जाना जाता है? बारदौली छीरा। असम में काल बैसाखी को बारदौली छीरा के नाम से जाना जाता है। किस फसल के लिए लाभदायक है? चाय, पटसन और चावल। इसलिए धान सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में, पटसन सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में, चाय सबसे अधिक उत्पादन असम में। क्लियर है? इसीलिए फूलों वाली बौछार, ये इसका रूप क्या है? यह एक वर्षा है। फूलों वाली बौछार एक वर्षा है। फूलों वाली बौछार एक वर्षा है। प्रवाह का क्षेत्र सिर्फ केरल में बहती है। किस फसल के लिए लाभदायक है? कहवा के लिए। कहवा का फूल खिलने के लिए, तो कहवे फसल के लिए न हो गया। कहवा का फूल खिलने लगता है किसके कारण? फूलों की बौछार के कारण। आम्र वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु खत्म होने के पूर्व, मतलब दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन के पूर्व। इसका उल्टा वही हुआ ना। ग्रीष्म ऋतु खत्म होने के पूर्व मतलब दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगमन के पूर्व। कौन सा वर्षा? आम्र वर्षा। प्रकृति क्या है? यह मानसूनी बौछार है। यह स्थानीय तूफानी वर्षा, जिससे अभी जो वर्षा हो रहा था ये था आम्र वर्षा। ठीक है? अभी हाल के दिनों में नहीं, गर्मी ऋतु अब खत्म हो गया गर्मी ऋतु। भले वर्षा ना हो रहा वो अलग चीज है। अब गर्मी ऋतु खत्म की ओर है। ठीक है? वर्षा ऋतु प्रवेश कर गया है, आम्र वर्षा। प्रवाह का क्षेत्र केरल और तटीय कर्नाटक। कर्नाटक नहीं, कर्नाटक के तटीय भाग, तटीय कर्नाटक। इस फसल के लिए आम को जल्दी पकाने में सहायता कर देता है और आम का फसल। क्लियर हो गया? चलिए लिखो। चलो तो आगे हम लोग देखते हैं बोर्डो ई चिल किस क्षेत्र में बढ़ता है और किस फसल के लिए? तो चाय फसल के लिए वो और है, वो कौन है? काल बैसाखी। काल बैसाखी और बोर्डो चिल दोनों जो शुष्क गर्म एवं शुष्क हवाएं हैं वो किस फसल के लिए है? चाय। दोनों है और दोनों असम में बहता है। काल बैसाखी आपको पश्चिम बंगाल में भी बहता है लेकिन असम में भी बहता है। तो असम में दो शुष्क हवाएं हैं, गर्म शुष्क हवाएं, एक बोडो चिल और काल बैसाखी। बोडो चिल और काल बैसाखी किस फसल के लिए? असम क्षेत्र में। अब आ गया नॉर्वेस्टर किस क्षेत्र में बहता है? चेरी ग्लास में। कहाँ है प्रवाह क्षेत्र? और किस फसल के लिए? और कहवा के लिए कौन है? हाँ, कहवा के लिए फूलों की, फूल जो खिलाता है कहवा को, तो कौन सा है वो? फूलों की बौछार। कहवा को फूल खिलाने में जो मदद करता है वो कौन है? फूलों की बौछार। तो ये था आपका शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इस बार इसलिए हम बेहतर, अच्छा हुआ कि हम बेहतर तरीके से पढ़ा दिए, डंडी नहीं मारे, क्योंकि इस बार तापमान भी अधिक और मानसून भी देरी से आ रहा है। इसलिए पूछेगा बीपीएससी 500% 2 क्वेश्चन रहेगा जलवायु से, और 2 क्वेश्चन के लिए बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। ठीक है? पता चला कितना पढ़ा, पूछा यहाँ से तो बैंड बाजा बज जाएगा। तो चलो ठीक है, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। कौन सा? जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश और ग्रीन हाउस प्रभाव। यानी कल आपका जलवायु का क्या होगा? अंतिम क्लास होगा। कल जलवायु का अंतिम क्लास। क्या? जलवायु प्रदेश एवं ग्रीन हाउस प्रभाव। हम इतना पढ़ा दिए कि भविष्य में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। कल रिवीजन करो, कोई भी एग्जाम में जाके बना के आँख मूंद के चलो। कोई भी एग्जाम में ज्योग्राफी हम इसी स्टाइल से, जिस तरह से हमने इतिहास पढ़ाया है पूरा गहनता के साथ, उसी स्टाइल से ये हम डंडी मार के नहीं पढ़ाते। जो पढ़ाएंगे एकदम अंदर से तक ले जाएंगे, अंदर तक ले जाएंगे, लेकिन आलतू फालतू उसमें नहीं बताएंगे। आलतू फालतू बहुत चीज़ है, जो कॉन्सेप्ट है वही हम कोशिश करते हैं देने की, जिससे आपको एग्जाम में लाभ हो जाए। तो अगले क्लास के लिए क्या करें?
इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।